अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कॉम 201 कंप्यूटर 3 इसके 2019 के पास पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस। और टोटल इस साल जो थे हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे और 10-10 मार्क्स के वो क्वेश्चंस थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कैन एनाग्राम इज अ वर्ड और अ फ्रेज मेड बाय ट्रांसपोजिंग द लेटर ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। कि एनाग्राम क्या होता है कि ये एक वर्ड होता है कि या एक फ्रेज होता है कि जिसके अंदर दो डिफरेंट लेटर्स के वर्ड्स जो कि आगे पीछे उनके लेटर्स होते हैं, उनकी अगर आप अरेंजमेंट बदल दें तो वो सिमिलर वर्ड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे इन्होंने बताया एक पार्लियामेंट है और दूसरा वर्ड है पार्शियल मैन। अगर हम इनके स्पेलिंग्स को देखें तो ये स्पेलिंग्स वही हैं जो उसमें जितने स्पेलिंग्स आ रहे हैं वही इतने हैं। अगर वहाँ पे पी एक बार आ रहा है तो इसमें भी पी एक बार आ रहा है। अगर इधर ए 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है। टी एक बार आ रहा है तो इधर भी एक बार आ रहा है। सो ये होता है कि आप वर्ड्स की अरेंजमेंट बदलते हैं तो उससे दूसरा एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम एनाग्राम्स कहते हैं कि दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स, दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती हैं और उनको हम ज्वाइन करते हैं तो वो सिंपल चीज़ बन जाती है, सिमिलर बन जाता है। दूसरा एक है सॉफ्टवेयर है और दूसरा है स्वेयर ऑफ। तो ये दो सेपरेट वर्ड है और इनके अगर हम अरेंजमेंट बदल देते हैं तो ये भी सिमिलर बन जाते हैं। सो हमने करना क्या है इसके अंदर कि राइट अ जावा प्रोग्राम that figure out whether one string is an anagram of another string. The program should ignore the white space and punctuation। मतलब बीच के दरमियान में जैसे ये स्क्वायर ऑफ के अंदर स्पेस था तो ये स्पेस भी उसमें इग्नोर कर दे वो। और इसके अलावा जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, डॉट होता है, एट द रेट, कोई भी इस तरह का सिंबल होता है वो उनको भी इग्नोर कर दे। ठीक है, तो उसके इनको इग्नोर करने के बाद वो बताए क्या वो दोनों एनाग्राम हैं कि नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल को सर्च कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे पास पेपर्स मिलेंगे। और अगर आपकी किसी सब्जेक्ट का पास पेपर नहीं है तो टाइम से पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें ताकि मैं उससे रेलेवेंट मटेरियल प्रिपेयर करके वीडियोस बना सकूं। अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो मुझे फेसबुक पर भी लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से, इसको सर्च कीजिए और इसको भी लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम क्या के ऊपर आपको काफ़ी मज़े मज़े की डिफरेंट पोस्ट जो IT रिलेटेड मिलेंगी जिसमें आपके लिए काफ़ी लर्निंग है। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक। एनाग्राम के ऊपर हमने लिखना है तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मेरे हिसाब से मैंने खुद बनाए हैं, ये मैंने लिखे हैं कि आप एनाग्राम चेक करने के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अगर आप तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो आप उसका आसानी से एनाग्राम का कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने रिमूव करना है वाइट स्पेसिस और पंचुएशन। कि अगर कोई वर्ड है कि उसके अंदर वाइट स्पेस भी आ रहा है और पंचुएशन भी है तो आपने उस जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हैं उसके फंक्शंस को यूज़ करते हुए उस प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स आपने यूज़ करके आपने उस लैंग्वेज के हिसाब से उसमें से वाइट स्पेस और पंचुएशन मार्क्स को आपने रिमूव कर देना है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, जो दोनों स्ट्रिंग्स होंगी अलग अलग उन दोनों को आपने लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं कि स्मॉल ए और कैपिटल ए दो डिफरेंट लेटर्स हैं, वो उसको इक्वल कंसिडर नहीं करती। फिर उसके बाद आपने उनकी लेंथ चेक करनी है। जब आपने वाइट स्पेसिस पंचुएशन रिमूव कर दिया, लोअर केस में आ गया, आपने चेक करना है अगर एक स्ट्रिंग या एक जो वर्ड है उसके अंदर 7 लेटर्स हैं तो दूसरे में भी 7 लेटर्स होने चाहिए। उनकी लेंथ आपने इक्वली चेक करनी है। चेक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि वो दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आपने करेक्टर अरे के अंदर कन्वर्ट कर देना है। और करेक्टर अरे में कन्वर्जन के बाद आपने उसको सॉर्ट करना है कि सबसे पहले ए आए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, सीक्वेंस में उसमें जो भी लेटर्स हैं वो सीक्वेंस में अरेंज हो जाए, उसको सॉर्ट करना है। और फिर आपने लास्ट में चेक करना है अगर तो वो अब इक्वल हैं, इट मीन्स दैट कि वो जो दोनों हैं वो एनाग्राम्स हैं। यानी ये सारे स्टेप्स जब ट्रू होते हैं तो इट मीन्स आपने वो जो दो स्ट्रिंग्स ली हैं वो एनाग्राम है। अगर बीच में कोई एक भी स्टेप फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है। ये मैंने इसका जावा का कोड लिखा है, ये आपको नज़र आ सकता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये आप टॉप पे देख सकते हैं। ये मैंने एक जो है यूटिलिटी, ये जावा का फंक्शन होता है। आपने अरे जो है इसकी एक लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अरे के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं तो जावा के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये आपने java.util.arrays को इंपोर्ट करना है।
फिर ये पब्लिक स्टैटिक, जो पब्लिक क्लास और आगे क्लास का नाम, ये आपको पता है, हर कोई भी आप जावा का कोड लिखते हैं तो ये आता है और ये आपने लाजमी लिखना होता है। इसके बाद फिर जो है आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये वाली लाइन भी कंपल्सरी होती है। अब मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स, दो वेरिएबल लिए हैं, एक स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, str1 str2 स्ट्रिंग इनकी डेटा टाइप है, और एक पार्लियामेंट पार्शियल मैन, ये जो हमें क्वेश्चन के अंदर उसने दिया है। सबसे पहला फिर मैंने यहाँ पे ये कॉमेंट्स हैं ग्रीन कलर के, आपको नजर आ सकते हैं, इसमें मैंने ये बताया है कि सबसे पहले आपने स्टेप वन में जो है वो रिमूव करना है वाइट स्पेस और पंचुएशन को। तो जावा का उसमें क्या कोड है कि जो वेरिएबल, लाइक मेरे पास str1 है ना ये, ठीक है, str1 है, तो आपने str1 के अंदर क्या करना है कि आपने रिप्लेस ऑल, और ये वाली लाइन लिखनी है, रिप्लेस ऑल, उसके बाद डबल कोटेशन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, दो बार बैकवर्ड स्लैश और आगे डब्ल्यू लिखते हैं। तो इससे क्या करता है, वाइट स्पेस और करेक्टर्स को वो पकड़ता है, उसको इससे रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे आपने बीच में कुछ भी नहीं दिया, मतलब एम्प्टी है, तो वो उसको एम्प्टी कर देता है, वहां से वो उनको रिमूव कर देता है। उसको ये स्पेस मिलेगी, वो इसको रिमूव कर देगा। उसको कहीं पे डॉट मिला, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला, एट द रेट का साइन मिला, डॉलर मिला, कुछ भी मिला, तो वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसी तरह से ये दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसमें भी उसने क्या किया, रिप्लेस आल के तुम्हें चेंज किया। str1 था, मैंने चेंजिंग के बाद उसको x में सेव कर दिया, इसको मैंने चेंजिंग के बाद y में सेव कर दिया। ये मेरा स्टेप वन कंप्लीट हो गया है, जो पिछले स्टेप के अंदर मैंने आपको ऊपर बताया था, जो पिछली स्लाइड है, कि सबसे पहले आपने वाइट स्पेसिस और पंचुएशन को रिमूव करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाइट स्पेसिस और पंचुएशन है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, ये एक लोअर का फंक्शन होता है कि आपका जो भी वेरिएबल हो उसके आगे आप टू लोअर और केस कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है लोअर केस में। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका ये जो है टू स्मॉल है, लोअर का एल कैपिटल है और केस का सी कैपिटल है, इसको कैमल नोटेशन कहते हैं। आपने अगर ये स्मॉल सी लिख दिया या स्मॉल एल लिख दिया तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपने ये हरकत नहीं करनी कि स्मॉल लेटर को कैपिटल या कैपिटल को स्मॉल कर देना है अपनी मर्जी से। इसी तरह से एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। फिर मैंने दूसरे वाला जो मेरे पास स्ट्रिंग है वाई, उसको भी मैंने क्या किया, लोअर के अंदर उसको भी कन्वर्ट कर दिया। स्टेप नंबर 2 हमारे पास पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करने रहे हैं कि हमने उसकी लेंथ को चेक करना है। तो मैंने इफ की स्टेटमेंट लगाई, तो यहीं पे ही मैंने चेक कर दिया कि इफ एक्स की लेंथ और वाई की लेंथ इक्वल है तो ये रिमेनिंग काम करो, वरना एल्स पे मैं ले गया हूँ। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो मेरा ये सारा जो कोड है ये नहीं चलेगा और ये एल्स वाली लाइन पे आएगा। और इधर क्या प्रिंट करेगा, जो स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू हैं दे आर नॉट एनाग्राम्स, ठीक है, वो एनाग्राम्स नहीं है। और ये जो आखिरी लाइन है ये मैंने वैसे लिखी हुई है, आपने इसको नहीं काउंट करना अपने कोड के अंदर, ठीक है। ये मैं उसकी लेंथ को चेक कर रहा था, तो आपने ये वाली कोड लाइंस को इधर नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं हम आगे। अगर ये हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर ये सारा कोड चलेगा, ये वाला। अब वो अगर वो ट्रू होती है फिर ये एल्स वाला कोड नहीं चलेगा। जब ये कोड चलेगा तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, अगर लेंथ इक्वल हो तो अगला स्टेप मेरा था कि मैंने उसको करैक्टर अरे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है, करैक्टर अरे वन AR1, और इसकी डेटा टाइप CHAR है। और ये जब मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब मैं उसकी अरे बना रहा हूँ। और ये जो एक्स का वेरिएबल था जिसमें मेरा ये पार्लियामेंट और ये पार्शियल मैन है, उसके डॉट लगा के मैंने आगे क्या कर दिया, टू करैक्टर CHAR अरे, ठीक है, करैक्टर अरे। तो वो इसको करैक्टर अरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा कि एक अरे बना देगा, इनके हर लेटर इलादा हो जाएगा, पी का इलादा इंडेक्स, ई इलादा, आर इलादा, एल इलादा, आई इलादा, ए इलादा, एम इलादा, ई एन टी सारे सेपरेट हो जाएंगे और ये एक अरे बन जाएगी और उसकी डेटा टाइप जो होगी वो करैक्टर होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि वो चेक, इनको करैक्टर अरे बनाने के बाद मैं उसको अरेंज कर रहा हूँ, सॉर्ट करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, आपने सॉर्टिंग करनी है। और सॉर्टिंग का क्या तरीका होता है, आप कैपिटल अरेज एज इट इज लिखते हैं, डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर वेरिएबल आप देते हैं
ऊपर आपने ये AR11 की जगह X लिखा होता तो आप इधर X लिखते, आपने इधर Z लिखा होता तो आप Z लिखते, आपने इधर अपना नाम लिखा होता, ठीक है, अली, आयशा, वट एवर योर नेम है, तो आपसे क्या होगा, आपने वो इधर लिख देना है। तो जो भी आप वेरिएबल के नाम से इधर बनाया होगा, इधर वो वेरिएबल आएगा, इससे पहले वाला एरिया एज इट इज आएगा, ये आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों अरेज जो हैं वो सॉर्ट हो गई हैं। सॉर्टिंग के बाद फिर आपने क्या किया, आप उसका चेक कर रहे हो इफ दे आर इक्वल, तो उसका आपने ये कोड लिखा, आपने ये कोड लिखा अरे डॉट इक्वल्स, ये बिल्ड अरे एक लाइब्रेरी है जो हमने टॉप पे इंपोर्ट की है, इक्वल इसका फंक्शन है और इसके अंदर मैंने अरे 1 और अरे 2 दोनों अरेजेस को पास किया है। अगर ये इक्वल हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा, और वो रिजल्ट के वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स रखा जाएगा। इफ रिजल्ट का मतलब है, आप वेरी आपको इफ एल्स की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इफ के बाद ये जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है ये ट्रू हो तो ये ब्रैकेट के ये वाला एरिया चलता है, अगर ये फॉल्स हो तो ये चीज नहीं चलती। तो अगर ये रिजल्ट के वेरिएबल में ट्रू आया तो वो क्या प्रिंट कर देगा कि स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर एनाग्राम्स। अगर इधर फॉल्स आता है तो इफ वाला पोर्शन नहीं चलेगा, एल्स का कोड चलेगा, तो ये आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये किस लिए होता है, ये आपने स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाना हो, ठीक है, और आपने ये लिख दिया कि दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम्स, तो ये हमारे पास कोड है, इसको आपने एज इट इज रट्टा लगाना है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितना इसको एक्सप्लेन कर सकूं। सो ये आपका है एनाग्राम का साइंटैक्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से आपने एक एनाग्राम स्ट्रिंग के लिए एक कोड लिखना है। तो क्वेश्चन आपको अगर अगेन कल एनाग्राम का आता है पेपर के अंदर, तो आपने क्या करना है कि ये जो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 मैंने लिया है, इसकी जगह पे आप वर्ड कुछ भी रख दें, नीचे वाला कोड एज इट इज सेम आप छापा मार दें, तो ये एनाग्राम के लिए आपका ये कोड बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से है कि ये 3 पॉइंट्स उसने बताए हैं। अब इतना लंबा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ वो बता रहा है कि एक जे एप्लेट होता है जावा के अंदर, एप्लेट और जावा सिंपल जावा एप्लीकेशन, ये दो चीज़ें हैं। फिर एक वेक्टर है स्ट्रिंग की और एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, यानी एक वेक्टर होती है और एक अरे होती है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। और फिर क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ये 3 चीज़ें हैं। तो आप इन तीनों के बारे में बताएं, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज बता दें, इसमें डिफरेंसेस बता दें, और भी वो 3-4 चीज़ें कह रहा है। तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन में इतना कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाता, तो आप कोशिश करें कि आप एक एक पेज इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर लिख दें, तो आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने बताना है पहला जावा वर्सेज एप्लेट, ठीक है, कि जावा एप्लीकेशन और जावा एप्लेट क्या होता है, तो हमने उसके बारे में सबसे पहले बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जावा एप्लीकेशन क्या होती है। सो जावा एप्लीकेशन इज जस्ट लाइक अ जावा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद द सपोर्ट ऑफ अ वर्चुअल मशीन। कि जावा एप्लीकेशन क्या है कि एक जावा प्रोग्राम होता है जो किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है विद द सपोर्ट ऑफ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होती है कि वर्चुअल मशीन एक फेक इन्वायरमेंट होता है जो आपको चीज़ बताती है कि ये चीज़ यहाँ पे है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं होती, ठीक है। जैसा कि आप बच्चे के साथ अक्सर मजाक करते हैं कि जी ये चीज़ फलां वाली चीज़ है, जबकि वो चीज़ वो नहीं होती, और बच्चा उस चीज़ को वही समझ के यूज़ कर लेता है और चुप हो जाता है। आपने उसको वर्चुअली वो चीज़ दिखाई, जबकि रियलिटी में वो चीज़ वैसे नहीं होती। जैसा कि अक्सर होता है कि आपके पास बच्चा जिद करता है चाय की, चाय ख़त्म हो गई है, तो मैंने अपनी रियल लाइफ में भी ऐसा देखा है कि वो अगर किसी कप में थोड़ा बहुत पत्ती शत्ती बची हो और वो उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं और उसको हिला के कहते हैं जी ये देखिए चाय जैसी चीज़ ही है, तो वो उन्होंने वर्चुअली चाय उसको दिखा दी, रियलिटी में वो चाय नहीं होती। एक जस्ट एक जोक था। तो वर्चुअल मशीन क्या होती है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वो तमाम फीचर्स प्रोवाइड करता है जो रियलिटी में आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं होते डायरेक्टली विंडो के ऊपर, लेकिन वो आपको ऐसा फील करवाता है कि जी ये चीज़ वैसी है, ठीक है। तो इसको आप एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नेसेसरी नहीं होता जावा एप्लीकेशन में, ठीक है। और सो जावा एप्लीकेशन जो है वो सिंपल जावा एप्लीकेशन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ भी चलती है और उसके बगैर भी चलती है। दूसरा होता है जावा एप्लेट। क्या होता है, सो जावा एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इनटू वेब पेजेस। वेब पेज क्या है, एक वेबसाइट होती है, उसका एक पेज होता है, ठीक है। एम्बेड कहते हैं एक चीज बनी हुई है उसके अंदर दूसरी चीज ला के मर्ज कर देना, ठीक है, कि वो चीज उसी का हिस्सा लगे, तो इसको हम एम्बेड कहते हैं, ठीक है। इट रन्स इनसाइड द वेब,
इट रन्स इनसाइड द वेब ब्राउजर एंड वर्क्स एट क्लाइंट साइड। वेब ब्राउजर के अंदर वेब पेज सारी बात ओपन होगा तो ये वेब ब्राउजर के अंदर चलता है जावा एप्लेट, और क्लाइंट साइड पे ये चलता है। क्लाइंट साइड पे होते मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने नेट पे वो वेबसाइट चढ़ा दी, अब आप सारे लोग जो हैं वो मेरी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आप सारे क्या हैं, क्लाइंट साइड्स हैं, आप यूजर एंड्स हैं, ठीक है। तो आपके एंड पे वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी। एंड applet is embedded in an HTML page using applet और object tag। HTML आपको पता है इसके अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं। सो जो applet होता है ये HTML के टैग्स के थ्रू वहाँ पे एम्बेड किया जाता है और वेब सर्वर के ऊपर फिर इसको होस्ट किया जाता है। Applets are used to make websites more dynamic and entertaining। ठीक है कि वेबसाइट्स को डायनामिक और एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये एप्लेट्स यूज होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंसेस क्या हैं कि जो एप्लेट जावा एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशंस आर जस्ट लाइक जावा प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट यूजिंग वेब ब्राउज़र। कि आप जावा एप्लीकेशन जो है ये एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली वेब ब्राउज़र के बगैर चल सकते हैं, जबकि एप्लेट्स आर द स्मॉल प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू बी इंक्लूडेड विद HTML डॉक्यूमेंट। दे रिक्वायर जावा एनेबल्ड वेब ब्राउज़र फॉर एग्जीक्यूशन। तो इनको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है और ये जो एप्लेट्स होते हैं ये HTML के कोड के अंदर टैग्स के अंदर जो वेब उसका डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर डिज़ाइन किए गए होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और इनको चलने के लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, और ऐसा वेब ब्राउज़र जिसके अंदर जावा एनेबल हो। एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वायर मेन फोकस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। के जावा एप्लीकेशन जो है इसके लिए आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चाहिए जिसके अंदर आप इसको रन करते हैं, यानी एप्लीकेशन के कंपाइलर बेस्ड जो एग्जीक्यूशन के लिए जो हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम उसको चलाएंगे। एप्लेट को मेन फंक्शंस जो हैं उसके एग्जीक्यूशन के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, इसको एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट जावा उसके वेब ब्राउज़र में जाता है, चलना शुरू हो जाता है। Java application program have full access to local file system and network। कि Java के application programs जो होते हैं local file system और जो network होता है उसकी इनको full access होती है, और applet को local disk और network की access नहीं होती। Application can access all kinds of resources available on the system। ये जो Java applications होती हैं ये जितने भी available system पे चीज़ें होती हैं उसको access कर सकता है resources को, जबकि एप्लेट कैन एक्सेस ओनली ब्राउजर स्पेसिफिक सर्विसेज, दे डोंट हैव एक्सेस टू लोकल सिस्टम। के आपके पास जो जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसकी एक्सेस होती है लोकल रिसोर्सेज के लिए जो भी सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं, जबकि जो जावा एप्लेट होते हैं इनकी एक्सेस नहीं होती है। सिर्फ ब्राउजर रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी चीज़ें इनके एक्सेस में नहीं होती। एप्लीकेशन कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम लोकल सिस्टम। Applet cannot execute from the local machine. Application program is needed to perform some tasks directly for the user। जबकि एप्लेट प्रोग्राम होता है ये स्मॉल टास्क और उसका हिस्सा बनाने के लिए उसका जो पार्ट होता है उसको सर्व करता है, पूरा का पूरा टास्क उसको नहीं देखता। दूसरा है वेक्टर और अरे और स्ट्रिंग है, तो आपको सबसे पहले वेक्टर और अरे में फ़र्क पता होना चाहिए। दोनों ही अरेज होती हैं। अरे एक स्टैटिक अरे होती है और इसका जो साइज एक बार आपने शुरू में जो रख दिया वो वही रहता है, आप उसको बदल नहीं सकते। वेक्टर क्या है, एक डायनामिक अरे है, इसका साइज आप चेंज कर सकते हैं जबकि अरे का साइज चेंज नहीं कर सकते। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कि बोथ वेक्टर एंड अरे लिस्ट यूज ग्रोएबल अरे डेटा स्ट्रक्चर। इनको आप इंक्रीज होने के लिए ये बढ़ सकता है इनका डेटा स्ट्रक्चर, ये इस तरह का यूज करते हैं। Iterator and list iterator returned by these classes are failed fast। ठीक है, वो जल्दी जो है वो फेलियर की तरफ ही चले जाती हैं चीज़ें। They both are ordered collection classes as they maintain the elements insertion order। कि elements का जो insertion order है उसको maintain करते हैं। ये order collection classes होती है। Arranged order का मतलब क्या है, sequence arranged। वेक्टर और अरे लिस्ट दे बोथ अलाउ डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज, जिनमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख सकते हैं और एम्प्टी नल वैल्यूज भी होते हैं। दे बोथ ग्रो एंड श्रिंक ऑटोमेटिकली व्हेन ओवरफ्लो एंड डिलीशन हैपेंस। ग्रो भी हो जाते हैं और श्रिंक भी हो जाते हैं खुद ब खुद। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है कि अरे लिस्ट और वेक्टर के अंदर अरे लिस्ट जो है ये सिंक्रोनाइज नहीं होती है, वेक्टर जो है सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, एक साथ काम कर रहे हो ना, सिमिलैरिटी के साथ साथ साथ।
उसको हम सिंक्रोनाइज कहते हैं। अरे इंक्रीमेंट 50% द करंट अरे साइज इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सीड इट्स कैपेसिटी, जबकि जो है यानी कि अगर इसकी कैपेसिटी से अरे जो है वो उसकी कैपेसिटी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते हैं तो वो अपना 10 है पहले एलिमेंट, तो वो 5 का इंक्रीमेंट कर सकता है। जबकि जो वेक्टर है ये 100% मतलब अपने आप को डबल करता है। अरे साइज अगर पहले 10 था तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अरे लिस्ट इज नॉट लेगेसी क्लास, इट यानी कि स्टार्ट में नहीं थे, इट इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.2, जबकि वेक्टर जो है ये एक लेगेसी क्लास है, ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से आई है। और अरे लिस्ट इज फास्ट बिकॉज इट इज नॉन सिंक्रोनाइज, ये चीज़ों के साथ साथ नहीं चल रही होती, सिंक्रोनाइज नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, तो इसलिए ये फास्ट होती है। जबकि जो वेक्टर है ये स्लो होता है क्योंकि ये सिंक्रोनाइज होता है। फॉर एग्जांपल इन अ मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट it hold the other thread in runningable and non-runningable state until current thread release the lock of the object। और array list जो है ये iterator interface to traverse the element यूज करते हैं। ट्रेवर्स करना मतलब हर एक एलिमेंट जो array का होता है उसको विजिट करना। अब वेक्टर कैन यूज iterator interface एंड इन्यूमरेशन इंटरफेस टू ट्रेवर्स द एलिमेंट, यानी वेक्टर आइटरेटर इंटरफेस उसकी तरह ये भी यूज करता है, लेकिन एक और इंटरफेस होता है जिसको एनिमरेशन इंटरफेस कहते हैं, ये वो भी यूज करता है। तीसरा क्लास ऑब्जेक्ट इंटरफेस है। सो क्लास क्या होती है? सेट एंड कैटेगरी ऑफ थिंग हैविंग सम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट इन कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स बाय काइंड टाइप और क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये एक स्पेसिफिक टाइप होती है क्लास की, और ये खुद ब खुद नहीं बनाई जा सकती। स्टार्टिंग में ये अपने आप से इनिशियली तौर पे इस क्लास को नहीं इंस्टेंशिएटेड करते, हम स्टार्ट में नहीं बनती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिजाइन टू बी इनहेरिटेड बाय अ सब क्लास दैट आइदर इम्प्लीमेंट और ओवरराइड इट्स मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस लिए हम डिजाइन करते हैं? ताकि इसलिए कि इससे एक और सब क्लास बनाई जा सके जो इसके मेथड्स और क्लासेस को इनहेरिट करती है और इसके डुप्लीकेट चेंज चीज़ें उसके अंदर होती है और वो उनको ओवरराइड भी करती है, ओवरराइड कर देती है। In other words, abstract classes are either partially implemented or not implemented at all। या तो ये बिल्कुल नहीं इम्प्लीमेंट होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, या फिर ये पार्शली इम्प्लीमेंट होती हैं, 50% जो है ये इम्प्लीमेंट होती है। आगे इंटरफेस की हम बात करते हैं। इंटरफेस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी इटसेल्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इंटरफेस कैन कंटेन ओनली मेथड डिक्लेरेशन, it cannot contain method definition nor you can have any data member in an interface। अब ये यहाँ पे इसने क्या बात की है कि इसके अंदर जो मेथड यानी फंक्शन होता है उनकी डिक्लेरेशन तो होती है, उनकी डेफिनेशन नहीं होती। आप सबसे पहले मेथड बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आप ऊपर मेथड को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपने फंक्शन बनाया, उसमें आपने a कॉमा b दिया और ये आपने मेथड को डिक्लेयर कर दिया। नीचे जाके आप करते हैं फंक्शन a कॉमा b और फिर ये ब्रैकेट्स आती हैं और इसके अंदर आप स्टेटमेंट्स वगैरह डिफरेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने किया पहले में स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये जो हम कर रहे हैं कि उसके ब्रैकेट्स के अंदर उसकी सारी स्टेटमेंट्स भी हम लिखते हैं और ये इसी तरह से ये चलता जाता है। तो ये हमने क्या किया? फंक्शन को डिफाइन किया। तो जो इंटरफेस होता है उसमें ये तो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, लेकिन ये जो फंक्शन डेफिनेशंस हैं ये नहीं होती और डेटा मेंबर भी इसमें नहीं होते, मतलब उसमें वेरिएबल्स भी नहीं होते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में कुछ मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं यहाँ पे। Abstract class can have abstract and non-abstract method. Interface can have only abstract method. Since Java 8, it can have default static method also। कि Java 8 से पहले उसमें just abstract method आते हैं और जब Java 8 आया है तो उसके अंदर static method और default method भी आ गया है। Abstract class does not support multiple inheritance। कि जो abstract class है ये multiple inheritance को नहीं support करती और जो interface है ये multiple inheritance को support करती है। Abstract class can have final, non-final, static and non-static variables. Interface has only static and final variable। Abstract class can provide the implementation of interface। के abstract class में interface को implement भी कर सकते हैं, लेकिन interface के जो है ये implementation of abstract class को provide नहीं करता। Abstract keyword used to declare abstract class and interface keyword जो है ये interface को declare करने के लिए हम use करते हैं।
Interface class can extend another Java class and implement multiple Java inheritances। के inheritance के अंदर क्या होता है, एक क्लास होती है, दूसरी उसको extend करती है, तो inheritance बन जाती है। इससे क्या होता है कि दूसरी क्लास के अंदर आप पहली क्लास के फंक्शन और वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस जो है ये कैन नॉट एक्सटेंड अनदर जावा इंटरफेस ओनली, कि ये दूसरों को, ये जो है एक ही सिंगल इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अगर आपने स्टिल मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी लाइक कीजिएगा। चलते हैं थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर हम बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। थर्ड लॉन्ग हमारे पास क्या है कि थर्ड लॉन्ग में वो बात करता है व्हाट इज JDBC जावा डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टू गेट डेटाबेस कनेक्शन इन सिंपल प्रोग्राम एंड आल्सो राइट जावा कोड एज एन एग्जांपल। तो ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का उसने फिर भी खैर पूछ दिया है। सो जावा JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये बेसिकली क्या है कि ये एक जावा API है टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी विद द डेटाबेस। तो ये JDBC एक API है जो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी करवाती है और एक क्वेरीज जो है उनको एग्जीक्यूट भी करवाती है। ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन का बेसिकली पार्ट है जावा SE का। जावा JDBC API यूज JDBC ड्राइवर्स टू कनेक्ट विद डेटाबेस। इसके मेन 4 टाइप के ड्राइवर्स हैं, JDBC, ODBC, ब्रिज ड्राइवर, नेटिव ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड थिन ड्राइवर। इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, देयर आर 5 स्टेप्स टू कनेक्ट एनी जावा एप्लीकेशन विद द डेटाबेस यूजिंग JDBC। और उसमें क्या है कि रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट अ स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द क्वेरीज एंड क्लोज द कनेक्शन। सबसे पहला जो है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, उसमें क्या होता है कि जो फॉर नेम है मेथड का, फॉर नेम मेथड जो है ऑफ क्लास, क्लास इज यूज, यानी एक क्लास है जिसका नाम भी क्लास है, is used to register the driver class and this method is used to dynamically load the driver class। दूसरा स्टेप क्या होता है कि create the connectivity object, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए गेट कनेक्टिविटी का मेथड होता है। और इसमें ये भी कैमल नोटेशन है, गेट के बाद C कैपिटल है स्मॉल लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। और ये मेथड जो है ये ड्राइवर मैनेजर क्लास है जिसका आप यूज़ करते हैं। एंड इसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि कनेक्शन विद डेटाबेस है जो है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। थर्ड में आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है। सो क्रिएट स्टेटमेंट का मेथड होता है, ठीक है, फंक्शन है, मेथड बेसिकली फंक्शन कहते हैं। और ये कनेक्शन इंटरफेस का होता है और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट क्वेरीज विद द डेटाबेस। कि जो इस स्टेटमेंट जो होती है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्यूरीज को एग्जीक्यूट करवाने में। नेक्स्ट जो चौथा स्टेप है वो क्या है कि एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड होता है ऑफ स्टेटमेंट इंटरफेस इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द क्यूरीज टू द डेटाबेस। ये मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजल्ट सेट दैट कैन बी यूज्ड टू गेट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। और लास्ट में क्लोज होता है, लास्ट स्टेप, बाय क्लोजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट the result set will be closed automatically and close method of the connection interface is used। और ये इसका जावा का कोड है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जावा SQL के सारे फीचर्स को आपने जो है वो इंपोर्ट कर लिया। फिर ये क्लास मैंने माई SQL कनेक्शन के नाम से आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी क्लास रख सकते हैं। और ये आपको पता है ये लाइन भी आप हर एक प्रोग्राम में लिखते हैं, ये सारा इसी तरह से ही होता है। फिर ये सारा मैंने यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ट्राई और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है ट्राई कैच के थ्रू किया है, ठीक है, एक्सेप्शन एंडिंग हमने इसमें देखा है। तो 5 स्टेप्स हैं, ये मैंने ग्रीन कलर के यहाँ पे ये मैंने कमेंट्स के साथ लिख भी दिया है कि ये 5 स्टेप्स जो हैं अलग-अलग कोड के साथ। स्टेप 1 में आपने क्या किया कि आपने कनेक्शन के लिए आपने फॉक नेम के लिए आपने कनेक्शन के लिए जो है वो क्लास बनाई। तो क्लास से आपने फॉर नेम का मेथड पकड़ा और उसको com.mysql.jdbc ड्राइवर आपने वो उसके साथ कनेक्टिविटी की। फिर उसके बाद आपने क्या किया, गेट कनेक्शन सेकंड में था, तो कनेक्शन का एक आपने जो है वो क्लास पकड़ी, ठीक है, लाइब्रेरी जो एसक्यूएल के अंदर ही होती है, उसमें कौन के नाम से आपने वेरिएबल बनाया। ड्राइव मैनेजर जो है वो फिर इसकी एक क्लास है और उसके अंदर गेट कनेक्शन जो है वो एक मेथड है, ठीक है, और उसके अंदर आपने ये पैरामीटर पास आउट कर दिया।
फिर स्टेप 3 में आपने स्टेटमेंट की जो क्लास है उसमें आप गए, STMT के नाम से वेरिएबल बनाया, और कौन जो हम ऑलरेडी एक काम बना चुके हैं उसके अंदर जो है क्रिएट कनेक्ट गेट कनेक्शन के अंदर हमने क्रिएट स्टेटमेंट की क्यूरी का मेथड कॉल किया, और फिर उसके बाद हमने RS के नाम से रिजल्ट सेट के नाम से एक रिजल्ट सेट की लाइव क्लास होती है, हमने उसमें से एक RS के नाम से वेरिएबल बनाया, और SMTP की जो ऑलरेडी हम एक उसका ऑब्जेक्ट बना चुके हैं उसके अंदर हमने एग्जीक्यूट क्यूरी का जो है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, इस तरह की हमने एक क्यूरी लिखी, और वो गेट एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन कॉल किया, मेथड कॉल किया, और फिर ये हमने वाइल के थ्रू हमने उसको नेक्स्ट करके तो उसका हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया, और लास्ट में हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास था इसका कोड, जो कि हमें करता क्या है कि वो डेटाबेस के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनाता है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।